गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमने पार्ट 4 विश्व जनसंख्या संरचना, इसमें आयु संरचना के बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो ये भाग है, इस भाग के अंदर हम पढ़ रहे हैं लिंगानुपात। देखिए आप, लिंगानुपात तो क्या होता है? लिंगानुपात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि महिला और पुरुष का जो एक रेशियो है, जो अनुपात है, वो आबादी में कितना है, वही आपका लिंगानुपात कहलाता है। ये एक सूचक है महिलाओं और पुरुषों के अनुपात का, इसके अंदर आबादी के। तो चूंकि हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार से आयु संरचना बहुत जरूरी होती है किसी पॉलिसी का निर्माण करने के लिए, उसी प्रकार से लिंगानुपात भी जरूरी है पॉलिसी को बनाने के लिए। सारे ही घटक जरूरी है, तो सेकंड जो आपका लिंगानुपात है वो भी जरूरी है किसी भी कार्यक्रम की पॉलिसी को बनाने के लिए, पॉलिसी का निर्माण करने के लिए। तो देखिए आप कि लिंगानुपात क्या होता है कि जनसंख्या में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात, जनसंख्या में महिला और पुरुषों की जो संख्या है उसका अनुपात आपका लिंगानुपात कहलाता है। फिर ये प्रति 1000 पुरुषों के पीछे संख्याओं की गणना भी करता है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है उसकी जानकारी हमें लिंगानुपात के माध्यम से ही मिलती है। अब हम कहते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, भाई लिंगानुपात की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ जरूरत पड़ती है? तो देखिए आप कि जब पॉलिसी कुछ नीतियाँ जब बनाई जाती है तो हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। 0 से लेकर 14 वर्ग का, 15 से लेकर 64 के वर्ग का, यानी बाल आयु, वयस्क वर्ग, इन सब का ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं पुरुषों के लिए जो जरूरत क्या क्या है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? सरकार की। तो महिलाओं की जरूरत क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। यहाँ जरूरत का मतलब उसके विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक है, मैं उस संदर्भ में बता रहा हूँ। दूसरी बात कि विद्यालय तक कितनी आबादी पुरुषों की पहुंच, बच्चों की पहुंच रही है, उसमें बालकों की पहुंच रही है, तो कितनी आबादी बालिकाओं की पहुंच रही है, यानी कैसा कोई वर्ग पीछे तो नहीं रहना है। जो वर्ग किसी न किसी कारण से, चाहे सामाजिक व्यू से हो या परिस्थितियों के माध्यम से भी हो, कोई भी रीजन से अगर पिछड़ रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में या सर्वांगीण विकास के अवसर जो उसको मिल रहे हैं उस अवसरों का लाभ लेने में अगर पीछे रह रहा है, तो उन सब तक पहुंच सरकार को अपनी नीतियों के माध्यम से बनानी पड़ती है। इसलिए जरूरी होता है कि हमें लिंगानुपात का रेशियो निकालना है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि हमें महिलाओं के लिए कितना कार्य करना है और पुरुषों के लिए कितना कार्य करना है। देखिए आप कि विश्व में वैसे तो 2 तरीके के सूत्र काम दिए जाते हैं लिंगानुपात ज्ञात करने के। एक पुरुषों की जो संख्या है उसके अंदर महिलाओं की संख्या का भाग देके उसको 1000 से गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1000 से। 1000 से 1000 पुरुषों के लिए, इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आप कि विश्व स्तर पे कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों के अंदर पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या का भाग देकर 1000 से गुना करके लिंगानुपात किया जाता है। लेकिन भारत में हमारे लिंगानुपात का जो सूत्र है वह सूत्र आपका ये रहा कि लिंगानुपात का सूत्र आपका महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं की संख्या है 1000 के पीछे, उन महिलाओं की संख्या जो आबादी है, उस आबादी में पुरुषों की जो आबादी है उसका भाग लिया जाता है और उसको 1000 से गुना कर दिया जाता है। इससे जो रिजल्ट निकलता है वो आपका लिंगानुपात कहलाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो वर्तमान में ये सब हम आंकड़े 2015 के दे रहे हैं, हम 2015 के आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये जो आंकड़े, ये विश्व स्तर के जो आंकड़े हैं, वर्ल्ड लेवल के जो आंकड़े हैं, जो अभी हम देखेंगे, तो इस प्रकार से ये लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। लेकिन देखिए आपकी हर एक देश की परिस्थितियाँ अलग अलग है, हर एक देश के सामाजिक ढांचा अलग है, समाज में जो लोग हैं उन लोगों का नजरिया अलग है। बहुत से ऐसे देश हैं जो आज के समय में, बहुत क्या उम्र मैक्सिमम देश है आज के समय में महिलाओं को लेकर उनका एक नजरिया वही रहा है कि हमेशा वो महिलाओं को अपने बराबर न लगा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण से पुरुषों ने महिलाओं को हमेशा
बैक में रखा, उसको बैक पे रखा, उनको आगे लाने का प्रयास कम ही किया। जिन देशों ने प्रयास किया, जिन देशों ने लिबर्टी दी है, स्वतंत्रता दी है, तो वहाँ पे महिलाओं ने उन्नति की, एक अच्छा मुकाम पाया। हमारे पास में, हमारे देश के अंदर भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए, चाहे नारी शक्ति का आप देख लें कि देश PM से लेके हो या हर एक पद पे, सरकारी पद हो या समाज के अंदर भी, समाज सुधार के कार्य में भी हो, तो महिलाओं का प्रयास रहा है हमेशा। फिर भी जो स्थिति महिलाओं की होनी चाहिए वो आज वर्तमान के परिदृश्य में वैसी स्थिति नहीं है। तो देखिए आप जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात को ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात को ज्ञात करने के बाद अगर हम देखें कि विश्व स्तर पर जो कहाँ पे किस पोजीशन कैसी है महिलाओं की, तो लिंगानुपात की, तो देखिए आप विश्व स्तर पर अगर देखा जाए 2012 के अनुसार, तो विश्व में 983 का लिंगानुपात है विश्व में, वर्ल्ड में 983 का लिंगानुपात विश्व का है। इसमें पुरुषों की आबादी गांवों में अधिक है, तो महिलाओं की आबादी शहरों में अधिक है। इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा एक वेरिएशन है। वहीं एशिया में जो आबादी है आपकी वह है 964। एशिया में जो आबादी आपकी है वह है 964, यानी एशिया महाद्वीप जो हम देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप में 964 का लिंगानुपात है। वहीं अफ्रीका में 999, यूरोप में 1055 का, लैटिन अमेरिका में 1033, उत्तरी अमेरिका में 1029 और ओशिनिया में 1000 का लिंगानुपात पाया जा रहा है। ये जो देश है, इन देशों में लिंगानुपात अधिक है। देखिए आप, इन देशों में लिंगानुपात अधिक है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के अंदर कम है। और विश्व स्तर पर 983 का लिंगानुपात है, तो विश्व स्तर के लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात इन महाद्वीपों में है, यूरोप में, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में। इन महाद्वीपों पर विश्व का जो अनुपात है उस अनुपात से अधिक है, क्योंकि भारत के अंदर एशिया महाद्वीप बात कर रहा है, एशिया महाद्वीप में विश्व अनुपात से कम लिंगानुपात है। अब सब इतना क्यों है, किस कारण से? तो देखिए आप, रीजन बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं। एक सामाजिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो सोशल ढांचा है, इसके अंदर बहुत वक्त रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए रखता है कि अगर समाज के अंदर अगर लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी और एक बराबर का दर्जा अगर मिलता रहे, तो ये हमेशा अधिकार सम्मानपूर्वक रहेगा, एक रेशियो सम्मानपूर्वक रहेगा। लेकिन जहां इसके अंदर कमी आएगी, वहां पे इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। भारत जैसे देश है या आज के पड़ोसी देश है या और भी जो देश है जो विकासशील अवस्था में, वहां अभी भी उनकी सोच पुरुष प्रधान समाज को लेकर है। तो वे बालों को महत्व अधिक देते हैं, तो जाहिर सी बात है बालकों को देते हैं, तो वे बालिकाओं को बालकों के मुकाबले इतनी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या करवाना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ एक सोच ने अंतर किया, वहीं लिंगानुपात में भी अंतर उत्पन्न हो गया। क्यों कि विकासशील राष्ट्र के अंदर एक परिवार के लिए जरूरत जो बालक पूरी कर सकता है, उससे जो अपेक्षा की जाती है वह अपेक्षा बालिका से नहीं की जाती है। इसी वजह से उसकी शिक्षा से लेकर उसके स्वास्थ्य से लेकर इन सब चीज़ों से उसको कह सकते हैं कि बालक के मुकाबले उसको संघर्ष करना पड़ता है अपना अधिकार लेने के लिए। रीजन ये निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है तो ये चीज तो ये होगी ओशिनिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और विश्व, इन सब देशों में हम कह सकते हैं कि जैसे अफ्रीका में 1999 ये लिंगानुपात है, तो यूरोप में 1055 है, लैटिन अमेरिका में 1033 है, उत्तरी अमेरिका में 1029 है और ओशिनिया में 1000 है। तो इस प्रकार से जो लिंगानुपात जो है वह विश्व में 983 है, तो वहीं इन देशों के अंदर विश्व अनुपात से अधिक लिंगानुपात मौजूद है। फिर बात होता है कि ये तो आपका लिंगानुपात हो गया 2015 के अनुसार डाटा हो गया इसके, लेकिन क्या विश्व में जो लिंगानुपात है क्या सब जगह ऐसा ही है? क्या सभी जगह इसी प्रकार से लिंगानुपात है? नहीं। तो देखिए आप कि कई पुरुष कैसे, कोई ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन देशों के अंदर पुरुषों की संख्या अधिक है तो कई महिलाओं की संख्या अधिक है, कई पुरुषों की संख्या तो कई महिलाओं की संख्या अधिक है। देखें कि विश्व में जो लिंगानुपात का वितरण है, मोटे मोटे तौर पर अगर समझे तो 4 ऐसे कैटेगरी वाइज किए गए हैं देश, उनका वर्गीकरण किया गया है कि कहां पर किनकी संख्या अधिक है। तो देखिए आप, अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, ऐसे देश
जहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है, जो 1050 से भी ऊपर है, यानी ऐसे देश जहाँ 1050 से ऊपर इन महिलाओं की संख्या पाई जाती है। तो इसमें आप देखें कि पश्चिमी यूरोपीय जो देश है उन देशों के अंदर आबादी 1050 से ऊपर है महिलाओं की, और 1050 से ऊपर इनका लिंगानुपात है। समझ रहे हैं आप क्या मतलब, यहाँ लिंगानुपात की बात हो रही है कि लिंगानुपात 1050 से ऊपर है। वही यूएसए में, कनाडा में, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग, इन सब भागों के अंदर 1050 से ऊपर इनकी लिंगानुपात इनका है महिलाओं का, यानी यहाँ महिलाओं के खास तौर से तो जो दी गई है। क्यों कि इनकी दशाएं ऐसी है वहाँ पे, महिला एम्पावरमेंट, महिलाओं की फैसिलिटी के विकास के लिए जितनी योजनाएं सरकार जो बना रही है, प्लस शिक्षा लिटरेसी रेट अच्छी होने के कारण वह महिलाएं अपने आप को पुरुषों के बराबर लाने में सक्षम हो पाएगी। सेकंड देखना कि ये अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश थे, अब है महिला अधिकता वाले देश, ऐसे देश जिनके अंदर महिलाओं की आबादी ज़्यादा है महिलाओं, तो वह आपकी 1050 से लेकर 1000 के बीच में, यानी 1000 से ऊपर है वहाँ पर महिलाओं की आबादी। तो देखिए आप कि यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और मंगोलिया ये देश ऐसे हैं जब महिलाओं की संख्या अच्छी है, महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो सेक्स रेशियो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इन देशों में महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और साक्षरता सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक फैक्टर है लिटरेसी। साक्षरता अगर दर रेट अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आबादी भी जो ग्रोथ करेगी, महिलाओं का विकास भी होगा। तो यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और मंगोलिया में 1050 और 1000 के बीच में सेक्स रेशियो है महिलाओं का। अब बात करते हैं पुरुष। देखो इसको हमने वैसे तो 4 भाग हैं, पर इसमें अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 कैटेगरी है, एक पुरुष की है और एक महिलाओं की। एक वह देश जिनके अंदर महिलाओं की संख्या अधिक है और एक वह देश जिसके अंदर पुरुषों की संख्या अधिक है। तो पुरुष अधिकता वाले देश जहाँ पे पुरुषों की संख्या है, अच्छी मेजोरिटी में है, तो वे आपके देश जहाँ पे 1000 से लेकर 950 के बीच में पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000 से लेकर 950 के बीच में। इस फिगर में पुरुषों की संख्या आ रही है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, चीन, ईरान और क्यूबा। इन देशों के अंदर पुरुषों की अधिकता ज़्यादा है, यानी 950 से लेकर 1000 के बीच पुरुषों की संख्या है। तो वही अगर हम बात करें कि अत्यधिक ऐसे देश जिसके अंदर सर्वाधिक पुरुषों की संख्या इन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर 950 से लेकर 1000 के बीच में जो पाई जाती है वह आपकी आबादी जो है पुरुषों की संख्या वाले हैं 950 से अधिक वाले, वह है आपके भारत, जहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है, यानी महिलाओं की संख्या, महिलाओं का सेक्स रेशियो वहाँ पर कम है, वह आपका भारत। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आबादी को, जो देश है वो आबादी को क्या करते हैं, आबादी ज़्यादा होने के कारण से संसाधनों को, उनके रिसोर्सेज का बंटवारा ढंग से नहीं कर पाते हैं, और रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों को या कुछ कैटेगरी जो लोग हैं, जैसे पुरुष हैं तो पुरुषों को अधिकता मिल जाती है हर एक सेक्टर में, महिलाओं को उन तक पहुँच नहीं हो पाती है, तो वे पिछड़ जाती है। तो इस प्रकार से सेक्स रेशियो पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब तक संसाधन रिसोर्सेज बराबर अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन ये बना रहेगा हर समय। देखिए आप कि भारत जो जैसा देश है जिसके अंदर पुरुषों की संख्या सर्वाधिक पाई जा रही है, इसका रीजन ये है कि हमारी जो सोच है, एक ट्रेडिशनल जो थिंक रही है शुरू से ही, परंपरागत जो सोच हमारी रही है, वो सोच ऐसी रही है कि एक बालक को इसलिए तैयार किया जाता है कि उसको ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है, उसको जरूरी सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करवाई जा रही है। इवन कि वो किसी क्लास में अगर असफल भी हो रहा है तो उसको बार बार उसको एनकरेज किया जाता है। तो जो फैसिलिटीज, जो एनफोर्समेंट उस बच्चे को मिल रहा है, उस बालक को मिल रहा है, वही माहौल बालिका के लिए नहीं हो पाता। घर के नज़दीक जितने स्कूल हैं, जिस क्लास तक स्कूल है उस क्लास तक बालिका पढ़ सकती है अगर माँ बाप की इच्छा है तो, लेकिन अगर स्कूल दूर है, हायर एजुकेशन के स्कूल दूर है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। रिजल्ट ये निकलता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाता, और
जब अशिक्षित रह जाती है बालिका या फिर शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती उसकी, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने परिवार में भी फिर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दे पाती। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमारे देश को या हर एक देश को अपने इस सेक्स रेशियो जो है इसको बराबर रखना चाहिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर सकेगी, तो रिसोर्सेज का बंटवारा उचित तरीके से हो पाएगा। तो देखिए आप एक बार हम इसका और रिव्यू कर लेते हैं पूरा कि विश्व जनसंख्या, इसके अंदर क्षेत्रीय विकास की जो नियोजन है उसमें ये 5 प्रमुख घटक हैं। उस घटक में हमने आयु सुविधा को पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लिंगानुपात। लिंगानुपात की जनसंख्या में महिला और पुरुष की संख्या के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। बढ़ती 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या की गणना की जाती है। इसके पीछे क्या होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। फिर बात आती है लिंगानुपात। देखिए आप हम ये विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं, वापस ये हमारा जो 14 चैप्टर है उसके अंदर हम वापस पढ़ेंगे इसको। अभी विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड में जो डाटा है उसको लेकर चलना है। हमने भारतीय डाटा का यूज नहीं किए हैं, उसको हम भारतीय डाटा यूज करेंगे। तो लिंगानुपात जो है उसका भारत के संदर्भ में वैसे तो सूत्र ये है महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग देके आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या का भाग देकर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन भारतीय फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लिंगानुपात हो जाता है दूसरा विश्व में जहाँ 93, तो एशिया में 96, अफ्रीका में 999, यूरोप में 1055, लैटिन अमेरिका में 103, उत्तर अमेरिका में 109 और ऑस्ट्रेलिया में 1000। ये आपका लिंगानुपात का रेशियो है अलग अलग मानकों के अनुसार। कुछ ऐसे मानक भी हैं जो वर्ल्ड के लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात रखते हैं, तो एक मानक एशिया में है जो वर्ल्ड लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखता है। परिस्थिति अलग है, विकास देश ज़्यादा है, उसी वजह से थोड़ा सा ये लिंगानुपात के मामले में पिछड़ रहा है। बात करते हैं किसी लिंगानुपात में वितरण, तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या कम है, तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या बेटर होगी, एजुकेशन से लिटरेसी रेट अच्छी होगी तो महिलाओं की संख्याओं में इजाफा होगा और सोच बदलेगी, तो जाहिर सी बात है सेक्स रेशियो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर व्यवसायिक शिक्षा पढ़ेंगे।